Dear students, myself Raghuvan sir extends the chapter 1. The chapter is power sharing. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने श्रीलंका के तमिल और सिंहली समुदायों के बीच हुए संघर्षों की चर्चा की थी, किंतु आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम में डच और फ्रांसीसी बोलने वाले समुदायों के बीच हुए संघर्षों का क्या परिणाम हुए। तो चलिए शुरू करते हैं सब टॉपिक एकोमोडेशन इन बेल्जियम या बेल्जियम में सामंजस्य से। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के लोगों में उतने लंबे संघर्षों के बाद यह समझदारी आ गई कि उनके क्षेत्रीय भिन्नताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करने में ही भलाई है। अंततः इस बात को बेल्जियम के नेताओं को भी स्वीकार करना पड़ा और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। इसीलिए सभी समुदायों के लोगों को वहां की सरकार में या सत्ता में हिस्सेदारी दी गई। इस प्रकार बेल्जियम के नेताओं ने जिन नए समझौतों को जन्म दिया उसे बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं। बेल्जियन मॉडल की कुछ मुख्य बातें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी बेल्जियम के लोगों के बीच समझदारी या सामंजस्य। तो चलिए एक झलक देखें कि बेल्जियन मॉडल ने बेल्जियम की जनता को क्या दिया। फर्स्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेल्जियन मॉडल ने बेल्जियम की डच और फ्रेंच बोलने वाली जनता को वहां की केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व दिया। सेकंड, पावर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारों में भी जनता को सत्ता में समान हिस्सेदारी दी गई। थर्ड, ब्रुसेल्स टू हैव सेपरेट गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ कम्युनिटीज। अर्थात बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों समुदायों के लोगों को बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व मिला। एंड फोर्थ, कम्युनिटी गवर्नमेंट अर्थात बेल्जियम में क्षेत्रीय सरकार की स्थापना की गई ताकि क्षेत्रीय या ग्रामीण लोग अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। अब आइए बेल्जियम में जो सुविधाएं बेल्जियम की जनता को मिला उसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. अर्थात संविधान में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। साथ ही कुछ विशेष कानून बनाने के लिए दोनों भाषा समूह के सांसदों का बहुमत आवश्यक होगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। सेकंड, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। The state governments are not subordinate to the central government. केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दी गई ताकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रह सकें तथा वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सकें। थर्ड, ब्रुसेल्स हैज a separate government in which both the communities have equal representation. The French speaking people
accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार की व्यवस्था की गई जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात ब्रुसेल्स की सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या बराबर कर दी गई। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी समुदाय ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रुसेल्स की सरकार अलग बनी तथा पूरे देश के लिए केंद्रीय सरकार अलग। जिस प्रकार हमारे देश में दिल्ली वासियों की सरकार अलग है तथा केंद्रीय सरकार अलग। फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. मतलब बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक सामुदायिक सरकार भी है। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, जैसे या तो डच बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले अथवा जर्मन बोलने वाले लोग, भले ही वे किसी क्षेत्र में रहते हों। इस सरकार यानी सामुदायिक सरकार को अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भले ही यह बेल्जियन मॉडल की सरकार देखने में जटिल लगता हो, परंतु यह व्यवस्था हर भाषा भाषी लोगों के लिए बेहतर है। भाषा के आधार पर बनी सामुदायिक सरकार ने गृह युद्ध को खत्म कर दिया। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया तो ब्रुसेल्स को ही उन्होंने अपना मुख्यालय चुना। बेल्जियम और श्रीलंका में हुए संघर्ष ने दोनों देशों को एक लोकतांत्रिक सरकार दिए जिसमें सभी वर्गों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसी भावना के साथ सारे लोगों को समान रूप से सत्ता में भागीदारी दिया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया और वह क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन बेल्जियन मॉडल गवर्नमेंट और व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल अरेंजमेंट। Thus, the answer of this question is number 1. The Constitution allowed the equal number of Dutch and French speaking ministers in the central government. Number 2. Many powers of the central government were given to state governments so that they could work independently. Number 3. In Brussels, a separate government was established on the basis of equal representation of both the communities except the central government. And number 4. Besides the central government and the state governments, a third kind of government was established known as the community government belonging to one language community. Students, अगर बेल्जियम के लोगों में आपस में सामंजस्य और सहयोग की भावना नहीं आई हुई होती तो शायद वहां संघर्ष या झगड़े का अंत नहीं होता या देश को बांटने की स्थिति आ जाती। सेम कंडीशन श्रीलंका के सामुदायिक लोगों के साथ थी। बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच संघर्ष का क्या कारण था? वास्तव में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर अपना रौब जमाते थे, मनमानी करते थे और तो और
उन पर अपनी इच्छा भी थोपते थे। आखिर अल्पसंख्यक वर्ग भी तो इंसान थे, उन्हें भी तो समान रूप से जीने का हक था, उनकी भी तो अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। अगर यह संघर्ष नहीं होता तो क्या अल्पसंख्यकों को सत्ता में भागीदारी का मौका मिलता? कदापि नहीं। यह उनके संघर्षों का ही परिणाम था कि दोनों देशों के संविधानों और सरकारों में इन अल्पसंख्यकों को भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ा। अब आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा की जाए, और वह क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी सत्ता में हिस्सेदारी या भागीदारी वांछनीय या ऐच्छिक क्यों है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रत्येक व्यक्ति सत्ता या सरकार में स्वाभाविक रूप से हिस्सा क्यों लेना चाहता है। अतः आइए एक झलक इस चार्ट पर नजर दौड़ाते हैं, जिसमें इस सवाल का संक्षिप्त उत्तर मिल जाएगा कि लोगों को पावर शेयरिंग की स्वाभाविक इच्छा क्यों होती है, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। फर्स्ट, प्रूडेंशियल रीजंस या बौद्धिक कारण, जो बतलाता है पावर शेयरिंग reduces conflicts in the society, ensures political stability and maintains balance between minority and majority। अर्थात पावर शेयरिंग समाज के बीच होने वाले संघर्ष या झगड़े को दूर करता है, राजनीतिक स्थिरता लाता है तथा अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच संतुलन स्थापित करता है। Now, the second reason is the moral reasons या नैतिक कारण। इसके अंतर्गत पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इंश्योर्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अर्थात मोरल रीजन्स के अंतर्गत पावर शेयरिंग लोकतंत्र या प्रजातंत्र की आत्मा है और यह एक वैध सरकार को सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स, उपर्युक्त दो कारणों को चलिए अब विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन इज द प्रूडेंशियल रीजन या बौद्धिक कारण, एंड सेकंड रीजन इज द मोरल रीजन या नैतिक कारण। अंडर द प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अर्थात प्रूडेंशियल रीजन के अंतर्गत पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच होने वाले संघर्ष या टकराव की संभावना को कम करने में मदद करता है, या पावर शेयरिंग समाज के बीच होने वाले संघर्ष को रोकता है। अगर विभिन्न समुदाय के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है तो वहां संघर्ष या लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी, चाहे वे समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच का ही संघर्ष क्यों ना हो, या दो विभिन्न जातियों के बीच का ही संघर्ष क्यों ना हो। अतः प्रूडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग समाज के बीच न केवल संघर्षों को कम करने, राजनीतिक अस्थायित्व देने, बल्कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच संतुलन स्थापित करने में सहयोग करता है। इट मीन्स पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। अब सत्ता में भागीदारी का या पावर शेयरिंग का दूसरा कारण मोरल रीजन या नैतिक कारण है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वास्तव में पावर शेयरिंग लोकतंत्र या प्रजातंत्र की आत्मा है। पावर शेयरिंग के बिना सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इसलिए प्रजातंत्र को लेजिटिमेट गवर्नमेंट या वैध सरकार भी कहते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंडर मोरल रीजन पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इंश्योर्स ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब नैतिक कारण के अंतर्गत पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है तथा यह एक वैध सरकार को सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिल गया और वह सवाल है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, देयर आर टू रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट prudential regions and second moral regions. Number 1, under prudential regions, power sharing helps to reduce conflicts, ensure political stability and maintain balance between the minority and the majority of the society. Number 2, under moral regions, power sharing is the very spirit of democracy and it ensures a legitimate government. Students, that's all for today. We will see you in the next video. Thanks.